गुवाहाटी में पीएम मोदी ने एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम असीम अवसरों की भूमि है। पीएम ने यह भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए भारत मिशन मोड में है। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की बैठक करीब 5 घंटे चली। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई यूयू ललित और विधि आयोग के पूर्व चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने सभी सदस्यों को प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या इतना ईवीएम है कि एक साथ चुनाव कराया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अगली बैठक बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगी, जब संसद 10 मार्च को शुरू होगी। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। यह दूसरी बार है जब सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके पहले दिल्ली कैंट मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दिल्ली की अदालत से झटका लगा है। सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले में लालू यादव और उनके बेटे तेज प्रताप समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में 24 और 26 फरवरी को हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान कई जगहों पर तापमान 36 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 38 डिग्री पहुंच सकता है, इसीलिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सीबीआई ने आज बिटकॉइन घोटाले के सिलसिले में देश भर में 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, कोल्हापुर सहित कई राज्यों में की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी। यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अब इन दोनों ही बैंकों की ब्याज दरें सालाना 8.10% से शुरू होंगी। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन के नाम से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गई है। यह एक्सरसाइज जापान के ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया में हो रही है। यह अभ्यास इस बार पहले से बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार कंपनी स्तर की टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। यह एक्सरसाइज 9 मार्च तक चलेगी। भारत की बात करते हैं, यूपी के संभल की बात करते हैं, जहां मंदिर मस्जिद वाले विवाद के बीच कल पहली महाशिवरात्रि है। कल संभल में क्या होने वाला है? आखिर संभल की सड़कों पर पुलिस अधिकारी दल बल के साथ क्यों उतर गए? वहां वैसे तो आज शाही मस्जिद मामले में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो पाई। अपनी रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि जिस कुएं को शाही मस्जिद परिसर में होने का दावा किया गया वो सार्वजनिक भूमि पर है। यही नहीं, मस्जिद भी सरकारी जमीन पर होने की जानकारी दी गई है। यूपी सरकार की रिपोर्ट महाशिवरात्रि से ठीक 48 घंटे पहले आई तो संभल का सीन कुछ ऐसा दिखने लगा। अब सड़कों पर पुलिस है, फ्लैग मार्च चल रहा है, बैरिकेड्स लगे हैं, खोजी कुत्ते तैनात हैं, वहां हाई अलर्ट है। 2 बड़े अपडेट ये हैं। पहला यह कि शाही मस्जिद इलाके की ओर जाने वाले रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इन रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया है। और दूसरा यह कि प्राचीन कार्तिक शिव मंदिर में 40 साल बाद जलाभिषेक किया जाएगा। ये मंदिर मस्जिद से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां कल श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है। पहले शाही मस्जिद के एरिया में चलते हैं, जो चारों तरफ से सील हो चुका है। यह वो इलाका है जो पिछले साल नवंबर में सुलग चुका था। हिंदू पक्ष यहां हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। कुछ लोगों ने धमकी भी दी है कि वह महाशिवरात्रि पर मस्जिद के अंदर जाकर जलाभिषेक करेंगे। इसीलिए पुलिस मस्जिद के पास चप्पे चप्पे पर तैनात है। बांस बल्लियों की घेराबंदी के साथ बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इन गलियों में उनको ही जाने दिया जा रहा है जो वहां के रहने वाले हैं, वो भी पूरी जांच पड़ताल के बाद। शाही मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर संभल के खग्गूसराय में 40 साल से बंद प्राचीन कार्तिक शिव मंदिर अब खुल गया है। महाशिवरात्रि पर 40 साल बाद बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक होगा। मंदिर को केसरिया रंग से पेंट किया गया है। पुलिस की अच्छी खासी व्यवस्था है, सीसीटीवी लगाए गए हैं। ये वही मंदिर है जो संभल हिंसा के बाद उपद्रवियों की तलाश में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला था। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब 14 दिसंबर को चेकिंग के समय यह मंदिर मिला तो 1978 का बताया जा रहा था। उस दिन समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी के मामले में पुलिस पहुंची थी। पुलिस आबादी वाले इलाके में प्राचीन शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद तब श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। विवादित मस्जिद से मंदिर सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। 15 दिसंबर को खुद डीएम और एसपी ने इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा की। इनके अलावा बाकी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहां पूजा अर्चना की थी। इसीलिए माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर यहां भक्तों का रेला आ सकता है। ऐसे में पुलिस और अर्धसैनिक बल अलर्ट है। संभल में कांवड़ियों का जल लेकर आना शुरू हो चुका है।
शाही मस्जिद से मंदिर की दूरी ज्यादा नहीं है, लिहाजा संभल के इस इलाके में चौकसी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट तैयार की। और अब महाशिवरात्रि के दौरान कुछ लोगों ने दावा किया कि वो लोग हरिहर मंदिर पर जाकर शंकर जी को जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी और कोई भी हिंदू पक्ष इस तरफ जाकर विवाद न पैदा करे, इस चीज को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। आप देखेंगे कि इस मस्जिद के बाहर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को बंद करके रखा गया है। खग्गूसराय का ये प्राचीन शिव मंदिर, इस मंदिर को 46 साल के बाद खोला गया है। 46 साल के बाद पहली बार यहाँ पर श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। आपको मंदिर दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा मंदिर है इसको केसरिया रंग से पेंट किया गया है। वही जितने भी कावड़िए आ रहे हैं, जितने जत्थे आ रहे हैं, सबके साथ फोर्स लगाई हुई है, चौराहों पे फोर्स है और जो ट्रैफिक आ रहा है उसको, जो हैवी ट्रैफिक है उसको रोक दिया जा रहा है। जो कावड़िए हमारे संभल जनपद से गुजर रहे हैं, उनकी एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोई ना कोई पुलिस फोर्स का जवान हमारे साथ रहता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस किसी के द्वारा नहीं किया जाए। फिक्र में बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जिसमें शराब घोटाले वाला जिन अरविंद केजरीवाल का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जिस शराब घोटाले के कारण अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, दिल्ली की सत्ता चली गई, उनकी छवि पर शराब घोटाले के छींटे पड़े। आज वो शराब घोटाला फिर से दिल्ली की सियासी बोतल से सीएजी रिपोर्ट के रूप में बाहर निकल आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में शराब नीति पर सब कुछ शराब का शराब और पानी का पानी कर दिया, यानी बहुत से संकेत दिए गए। नई शराब नीति से लेकर दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 ऐसे काम हुए जिससे यह घाटा हुआ। पहला, लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी। दूसरा, नई शराब पॉलिसी में पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी थी। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल की राय को तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नहीं माना। अगर रिपोर्ट को और विस्तार से देखें तो यह भी बताया गया है कि किस कारण से कितने रुपए का घाटा है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा है। सरेंडर लाइसेंस को रीटेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस फी में छूट दी गई, जिससे करीब 144 करोड़ का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं कराने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस सब के अलावा इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार ने नई नीति लागू करते समय कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई। साथ ही 2021-22 की आबकारी नीति की भी समीक्षा की गई है। सीएजी की इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अब नेताओं के बयान आ रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी अरविंद केजरीवाल से तीखे सवाल कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएजी रिपोर्ट में वो सारे भ्रष्टाचार हैं जिन्हें केजरीवाल ने 10 वर्ष छुपाया। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि काम न करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि सबके बीच उपराज्यपाल ने दावा किया है कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा, उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। इस सबके बीच आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के आरोप थे कि सीएम हाउस से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई। हंगामा नहीं रुका तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को अगले 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। पेज नंबर 130 पर लिखा गया 2,002.68 करोड़ का करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे,
ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। सीएजी सत्ता पक्ष नहीं लिखता, ऑडिटर जनरल लिखता है और उसकी रिपोर्ट ले होती है टेबल पर। तो इसमें क्या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो ये है कि इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी जो है अम्बेडकर जी का नाम ले लो, कभी भगत सिंह जी का नाम ले लो, कोई चीज ये ले आए। डर सीएजी का ही है। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज़्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक धमाका दिल्ली में हुआ तो दूसरी आवाज पंजाब से सुनाई पड़ी। दोनों में एक नाम कॉमन है, अरविंद केजरीवाल। पंजाब की राजनीति से आज एक धमाकेदार अपडेट आया है। अटकलें लग रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इसी राज्य से राज्यसभा की राजनीति में एंट्री मारेंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो राज्यसभा में एक नए तरह का माहौल बनेगा, ये लिख कर रख लीजिए। वैसे विधानसभा चुनाव हारने के बाद ऐसी खबरें चल पड़ी थी कि वो पंजाब के सीएम बनेंगे, लेकिन सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह है कि सीएम तो नहीं, सांसद बनने की तैयारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये होगा कैसे। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा को सूत्रों से पता चला है कि इसके लिए पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा इस्तीफा दे सकते हैं, फिर उनकी जगह केजरीवाल संसद पहुंचेंगे। संजीव अरोड़ा को केजरीवाल का काफी नजदीकी माना जाता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि अगर केजरीवाल के लिए संजीव अरोड़ा राज्यसभा की कुर्बानी देंगे तो फिर संजीव अरोड़ा क्या करेंगे? तो उन्हें भी सेट करने की तैयारी है। कयास लग रहे हैं कि वो लुधियाना वेस्ट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। विधायक गुरप्रीत गोगी की मृत्यु की वजह से ये सीट खाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार के मंत्री इस खबर को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष की चाल है ताकि असली मुद्दे से गुमराह किया जा सके। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को पिछले दरवाजे से पंजाब में लाने की तैयारी है। पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और सभी सीटों पर आपका कब्जा है। संजीव अरोड़ा अप्रैल 2022 से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, अपोजिशन का हमेशा ही यही रहता है क्योंकि विधानसभा के अंदर कोई वो मुद्दा नहीं उठा सकते, विधानसभा के अंदर कुछ बोल नहीं सकते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, गुरप्रीत सिंह गोगी की जगह पर केजरीवाल साहब टटोल रहे हैं रास्ता। इनको एक ही डर है कि पंजाबी कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर पंजाब की रिएक्शन का डर ना हो तो कल ही केजरीवाल आ जाए। आज की तारीख में कोई किसी तरह की बात नहीं है, ये टोटली अफवाहें हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब अफवाहें हैं। हम सब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर पंजाब के लोगों के लिए काम कर रही है। अगर वो आते हैं राज्यसभा पंजाब से तो आप उसका वेलकम करेंगे? नहीं, अगर आते हैं तो पंजाब ऐसा कुछ है ही नहीं आज की तारीख में। तो जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता इस बात। ये पंजाब के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। इसका मतलब कि केजरीवाल पावर हंग्री आदमी है, वो 2 दिन भी विपक्ष में नहीं काट सकता। पार्टी चलाए ना, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, सरकार जाना अलग बात है, लोगों ने उसे धूल चटाई। अभी प्रायश्चित करे, पंजाब की ओर मुंह मत करे और पंजाब के अनक को, पंजाब के गौरव को ललकारे ना। वैसे तो केजरीवाल दिल्ली की जीत को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताने वाले थे, मगर ऐसा हो ना सका। अब पंजाब के रास्ते संसद के सफर के कयास हैं। दिल्ली में जिस तरह से फाइलें खुलने लगी हैं, उससे सबसे ज्यादा तलवार केजरीवाल पर ही लटक रही है। वैसे पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, आपको बता दें, एक नेता के सांसद बनने के बाद उसे कई तरह के सुरक्षा कवच हासिल हो जाते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते।
और फिक्र में अब बात महाराष्ट्र के बुल्ढाना में फैली एक अजीब बीमारी की, इसका जिक्र हम आपसे पहले कर चुके हैं। दरअसल क्या है कि वहां पर लोग लगातार गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। हमने पिछले महीने ही आपको यह खबर दिखाई थी और अब इस बीमारी पर एक नया खुलासा हुआ है। एक मशहूर फिजिशियन ने दावा किया है कि यह बीमारी पंजाब और हरियाणा से आए गेहूं खाने की वजह से हो रही है, बल्कि उस गेहूं की वजह कोई केमिकल है। ध्यान से देखिएगा, यह दावा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर फिजिशियन डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने किया है। डॉक्टर बावस्कर ने पूरे 1 महीने तक रिसर्च की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पंजाब और हरियाणा के गेहूं से बनी रोटियां खाने की वजह से बुल्ढाना के लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि बुल्ढाना के 18 गांव में दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच लोगों के बाल झड़ने के कई मामले सामने आए। इन गांव में करीब 300 लोगों ने गंजेपन की शिकायत की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे इलाके के पानी के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी। ICMR के वैज्ञानिकों ने भी इस इलाके से पानी और मिट्टी के सैंपल लिए, लेकिन अब डॉक्टर बावस्कर ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा का गेहूं खाने से बुल्ढाना के लोगों को गंजेपन की बीमारी हो रही है। डॉक्टर बावस्कर ने इस बीमारी की प्रमुख वजह भी बताई। बुल्ढाना में राशन की दुकानों पर मिल रहे गेहूं की जांच की गई। गेहूं में सेलेनियम की मात्रा काफी ज्यादा थी। राशन की दुकानों में बढ़ रहे गेहूं में सेलेनियम 600 गुना ज्यादा था। इसके अलावा गेहूं में जिंक की कमी पाई गई, जो समस्या को और बढ़ाती है। जांच में पता चला कि यह गेहूं पंजाब और हरियाणा से आया था। सरकार ने इस गेहूं का वितरण पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने लोगों को यह गेहूं न खाने की सलाह दी है। गेहूं छोड़ने के बाद गंजेपन का शिकार लोगों ने दोबारा बाल उगने की सूचना दी है।